शुरू करनी चाहिए। तो टुडेज लेक्चर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये आपका है यूनिट 2 और इसमें हम वेव्स कर रहे हैं पहले। और ये पहला टॉपिक है वेव्स का। क्या टॉपिक है? ऑब्टेन द इक्वेशन governing motion or disturbance of particle in homogeneous isotropic elastic medium। होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक जैसा हो। जैसे पानी है, पानी में अगर मिट्टी डाल दी जाए तो मिट्टी के कण दिखते रहेंगे, वो होमोजीनियस नहीं रहा। लेकिन अगर पानी में नमक घोल दिया जाए या चीनी घोल दी जाए तो वो पता भी नहीं चलता पानी में घुला हुआ है, दिखता तो नहीं ना, टेस्ट से पता चलता है। तो इसलिए वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मीडियम यानी जिसमें पार्टिकल्स को हम अलग ना कर पाए या दिखे ना हमें अलग से। और हेट्रोजीनियस जिसमें अलग अलग दिखे। तो मिट्टी और पानी तो हेट्रोजीनियस मीडियम, और पानी में नमक या चीनी घुला हुआ है वो होमोजीनियस है। इलास्टिक मीडियम, इलास्टिसिटी क्या होती है? जैसे वेव्स है कि थोड़े से भी फोर्स से या थोड़े से भी इफेक्ट से ये वेव्स की जो इनका ये साइज है ये बदल जाए। कोई भी वेव का मीनिंग होता है, आपने कभी भी एक वेव समझो, ये वेव है, ये इसका होता है एम्पलीट्यूड, हाइट के लिए। ठीक है। अब अगर इस पर किसी भी कारण से कोई डिस्टॉर्शन हुई, डिस्टॉर्शन मतलब इसके ऊपर, जैसे हम बोलते हैं हवा में हमारे कण चल रहे हैं, वो वेव्स बन रही हैं, साउंड वेव्स। ठीक है। मान लो उसी टाइम उधर से लाउड स्पीकर की भी आवाज आई तो हमारी वेव्स पे मेरे बोलने की आवाज की जो साउंड वेव्स हैं और लाउड स्पीकर की साउंड वेव्स हैं वो दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगी, तो डिस्टॉर्शन हो जाएंगी मेरी साउंड वेव्स की। तो वो डिस्टॉर्शन से हो सकता है वो पिचक जाए, ऐसे बन जाए, हो सकता है वो और फैल जाए, किसी वजह से बड़ी हो जाए। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं ये इलास्टिक मीडियम को शो कर रही हैं कि मीडियम इलास्टिक है। इलास्टिक क्या होता है? जो एक्सपेंड हो सकता है, जो खुल सकता है, जिसकी लंबाई बढ़ा दी छोड़ दिया तो वापस वही हो गई। तो ऐसे ही जो साउंड वेव्स हैं या जो लाइट वेव्स हैं या जो कोई और वेव्स हैं जो हमें दिखती भी नहीं है, जैसे कीटाणु होते हैं हवा में, कई बार धूप में आपको कीटाणु दिख रहे होते हैं खिड़की में से, लेकिन वैसे आमतौर पर नहीं दिखते। मिट्टी मिट्टी के पार्टिकल, ऐसा लगता है हवा में इतनी मिट्टी तैर रही है। तो ये सब वेव्स की फॉर्म में ही चल रहे होते हैं। ये जो मूवमेंट है ना इनकी, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ही होती है। तो ये सब इलास्टिक मीडियम है। आइसोट्रोप, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम में हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन निकालनी है। कौन सी इक्वेशन? मोशन की, कि वो वेव कैसे चल रही है, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए वेव की। वेव एक तरह से दूसरा नाम है डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल का। जब एक पार्टिकल मिट्टी का ऐसे ऐसे हिलता रहता है हवा की वजह से, हवा के अंदर जो स्पीड है उसकी वजह से, तो उस वो डिस्टर्ब हो होकर चल, जैसे जैसे रास्ते पर चलता है एक वेव बना देता है। तो वेव एक्चुअली में क्या है? डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल की वजह से ही बनती है। जैसे हम बोले तो हमारे बोलने से क्या हुआ? मेरे माउथ के आसपास की जो हवा थी वो डिस्टर्ब हो गई। तो डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल से ही वेव का जन्म हुआ, साउंड वेव। ठीक है। तो हेडिंग क्या है हमारे इस टाइम, जो मैं ये सारी बात कह रही हूँ कि क्या है, क्या हमें इक्वेशन निकालनी है। कैसी इक्वेशन? जो मोशन को गवर्न करे। मोशन को गवर्न करे मतलब बताए कि वो जो पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ उसका मोशन का रास्ता क्या रहेगा, वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। पार्टिकल तो हिल गया क्योंकि मेरे माउथ से जोर से बोल रही हूँ मैं, हवा का फोर्स लगा, बाहर जो हवा थी उस पर जोर लगा, पार्टिकल हिल गए तो वो वेव के रास्ते चलने लगे। अब उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए हमें। ऑब्टेन द इक्वेशन गवर्निंग मोशन और डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल इन होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम। ठीक है। तो हम वेव्स टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम ये सारा अपना जो ये रफ काम था मिटाकर अपने असली काम की ओर बढ़ते हैं। ये सिर्फ मैंने वेव्स को एक तरह से थोड़ा सा आपको उस एनवायरनमेंट में एंटर कराया कि वेव्स के एनवायरनमेंट में एंटर हो जाओ आपकी वेव्स क्या होती है। ठीक है। अब बात आती है कि हमें जो फर्स्ट आर्टिकल करना है उसको स्टार्ट क्या करते हैं। हम कहते हैं
कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। वो ऑब्टेन हो सकती है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। आपने जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की थी उसमें तो टी आई जे कॉमा जे होता था प्लस एफ आई होता था और बराबर जीरो होता था। क्योंकि वो स्टैटिक थी, उस चैप्टर का नाम ही क्या था, इलास्टोस्टैटिक प्रॉब्लम्स। और प्लेन में, एक तो वो टू डायमेंशन में था, और इलास्टोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब जहां कोई वेलोसिटी नहीं है, जहां कोई मोशन नहीं है, तो वहां वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए वहां इज इक्वल टू जीरो था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पार्टिकल चल रहा है। जब कोई पार्टिकल चलता है, मान लो मैं खुद को समझ सोचती हूँ, मैं चलना चाहती हूँ, तो वो मेरा जो वेट है अपना, वो मुझे चलने से रोकता है, उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही जब कोई पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, मिट्टी का पार्टिकल या किसी साउंड का पार्टिकल चलना चाह रहा है, तो उसको उसी का वजन रोकेगा ना, वही इनर्शिया है उसके लिए। तो जो उसका वेट है, हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा पुरानी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। एक इनर्शिया का फोर्स और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में मोशन की बात है, और पिछला सेक्शन जो था वो था इलास्टोस्टैटिक प्रॉब्लम्स का, वहां पर वेलोसिटी नहीं होती थी। तो ये बात यहीं से शुरुआत होती है। इस आर्टिकल की पहली लाइन यही है कि जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए इलास्टिक सॉलिड मीडियम में, that can be obtained from the equation of equilibrium by adding the force of inertia to the components of equation of equilibrium। अब इनर्शिया निकालने के लिए क्या करें, इनर्शिया पे वजन पे डिपेंड करता है। वजन का मतलब होता है उसका कितना वेट है, मास। अब मास होता है, अब आप जानते हो डेंसिटी मान लो रो है मीडियम की, तो आप क्या करते हो, मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पहले ये फॉर्मूला सिखाऊं तुम्हें, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी रो मान ली हमने। वॉल्यूम, वॉल्यूम हम छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं वेव का, और उसका वॉल्यूम कह रहे हैं डी टो। ये छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम है। वॉल्यूम होता है जितनी जगह वो घेर रहा है। जो आप कहते हो ना दूध 1 लीटर, या हवा सिलेंडर में जो गैस है वो मान लो 14.5 किलो, ये सब उसका वॉल्यूम होता है। लीटर, लीटर में होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम यानी उसने जितनी जगह घेर रखी है। तो डेंसिटी इंटू डी टो, ये तो मास हो गया। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो ठीक है, रो डी टो हो गया। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन के दो तरीके होते हैं लिखने के, एक तो होता है वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव, और अगर डिस्प्लेसमेंट का ले रहे हो तो डबल डेरिवेटिव। तो हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट का लिख रहे हैं, तो इसलिए डबल डेरिवेटिव लिखा। तो इसने रो लिखा, डीटो लिखा, और यू आई डबल डॉट लिखा, और एक माइनस का निशान क्यों लगा रखा है, क्योंकि इनर्शिया हमेशा अपोज करता है, जिधर पार्टिकल चलना चाहे उससे उल्टी तरफ घसीटता है। जब मैं अपना पैर आगे रखती हूँ चलने के लिए, तो मेरा वजन मुझे पीछे की ओर घसीट रहा होता है, तभी तो बॉडी को जोर लगाना पड़ता है चलने के लिए, वरना हमारी एनर्जी क्यों लगती है। जब हम सैर करते हैं हमारा क्यों एनर्जी लगती है, क्यों पसीना आता है, क्यों हम जब चढ़ाई करते हैं पहाड़ पर, तो क्यों वजन को आगे बढ़ा रहे हैं, वजन रोक रहा है। वो मतलब हमारा जो अपना मास है, या जो अपना फोर्स है, फोर्स ऑफ इनर्शिया है, वो पीछे धकेल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं हमने पहाड़ पे चढ़ना है। तो अपोजिट हो गए ना, दोनों दोनों अपोजिट होने की वजह से जंग जो जीत जाएगा, अब कोई कमजोर आदमी है, उसमें इतनी जान ही नहीं है कि वो आगे कदम बढ़ा सके, तो वो उसका इनर्शिया बड़ा होगा तो वो पीछे ही रह जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। जिसमें जब हम अपोजिशन में जीतते हैं तभी तो हम कदम आगे बढ़ा पाते हैं। तो फोर्स ऑफ इनर्शिया, ये टर्म हमारी बन गई सबसे पहली। माइनस रो, ये रो है, डी टो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, और यू आई डबल डॉट एक्सेलरेशन है। हो गया यहाँ तक। अब हमने कहा कि हमारे जो कंपोनेंट्स थे फोर्स के पर यूनिट वॉल्यूम, अब हमने कहा कि ये तो डीटो वॉल्यूम के लिए बात की। अगर वॉल्यूम यूनिट कर दें हम, तो वॉल्यूम यूनिट का मतलब
वॉल्यूम उड़ा दिया, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर डिवाइड कर दिया डी2 से, तो सिर्फ ये बचा इतना माइनस रो यू आई डबल डॉट। और ये तो फोर्स ऑफ इनर्शिया है, ये वो फोर्स है जो बॉडी लगा रही है आगे चलने के लिए, तो दोनों को घटा दें तो क्या बचा, बचा एक्स्ट्रा फोर्स है ना। आप जो फोर्स लगा रहे हो वो है एफ आई, जो इनर्शिया का फोर्स है जो आपको पीछे खींच रहा है वो है माइनस रो यू आई डबल डॉट। तो रिजल्टिंग फोर्स क्या हुआ, दोनों को घटाने के बाद जो बचा वही, उतने ही जोर से आप आगे स्पीड से भागोगे या चलोगे, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग फोर्स है उस वो आपका फाइनली चलने में हेल्प कर रहा है, तो एफ आई माइनस रो यू आई डबल डॉट। अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती थी कि आपने ये जो फोर्स है, ये तो आपका इस टाइम एफ आई का काम कर रहा है टोटल, और ये वाला जो कंपोनेंट होता था ये टी आई न्यू, टी आई ऊपर न्यू, तो ये जमा ये बराबर है जीरो, ये लिखा हुआ है। ये है आपका एफ आई माइनस रो यू आई डबल डॉट, ये चीज फोर्स, और टी आई न्यू आपका क्या है, जो स्ट्रेस का कंपोनेंट होता था टी आई न्यू इजिकल टू जीरो। अब इंटीग्रेट कर दी इक्वेशन को पूरे वॉल्यूम पर, इंटीग्रेट कहाँ किया, फुल वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर दिया। वॉल्यूम किसको लिया हुआ है, टो को, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट क्या था, डी टो, हमारा स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट था डी टो। और अब इंटीग्रेशन पूरे टो पर हो रही है, तो देखो जो तो पूरे वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, फोर्स तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए तो पूरा ट्रिपल इंटीग्रल लगा और टो पे। अब जो टी आई न्यू है तो स्ट्रेस है, ये तो बॉडी सरफेस पर होता है ये, तो इसके लिए डबल इंटीग्रल लगेगा और सरफेस के रिस्पेक्ट में होगा सिग्मा, किसी भी बॉडी की सरफेस सिग्मा, और अंदर वॉल्यूम है टो। जैसे एक फुटबॉल है, जो फुटबॉल की सरफेस है उसकी बाहरी लेयर, बाहर उसकी जो बाउंड्री है जो रबड़ से बनी है वो तो है सिग्मा सरफेस। और अंदर जो उसकी हवा जितनी या जो भर सकते हो या पानी भर सकते हो उसके अंदर, तो वो है टो। वॉल्यूम होता है जो अंदर का स्पेस है, जितनी जगह वो जितनी जगह घेर रखी है उसने, और टो सिग्मा होता है उसका सरफेस एरिया बाहर का। तो सिग्मा के रिस्पेक्ट में होएगा डबल इंटीग्रल। और टी आई न्यू को क्या लिख दिया, ये टी आई न्यू था, इसको क्या लिख दिया अब, टी आई जे न्यू जे, हो गया यहाँ तक डी सिग्मा। तो ये इंटीग्रेशन हो गई। इंटीग्रेशन के बाद कहा यहाँ तक कोई फर्क नहीं, वही दोबारा लिखा। अब हम कहते हैं इसको सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना है। ये सरफेस इंटीग्रल है, इस टाइम डबल इंटीग्रल है और सरफेस एरिया पे लगा है, तो सरफेस इंटीग्रल, और हम बनाना चाहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। तो उसके लिए हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती थी बीए में, बीएससी में। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती थी कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना है अगर, तो आप क्या करते थे, आप उसका डाइवर्जेंस लेते थे, ठीक है। तो जब मैं इसका डाइवर्जेंस लूंगी सरफेस वाले का, जैसे ये है, जब इसका डेल डॉट लेंगे ना, टी आई जे न्यू जे का, डेल डॉट का मतलब होता था करली ओवर करली एक्स आई, ऐसे करली ओवर करली वाई जे, तो वो निकलेगा ये टी आई जे कॉमा जे। ये डेल डॉट आने होने के बाद है, डाइवर्जेंस होने के बाद ये आया है, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दी, सरफेस इंटीग्रल से क्या बन चुका है अब, वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इससे आगे जब ये वॉल्यूम इंटीग्रल बन गया, तो दोनों इंटीग्रल अब वॉल्यूम है, तो ट्रिपल इंटीग्रल टी बाहर कर दिया। ये टो है, टी नहीं है, टो है, टो होता है वॉल्यूम, टो से रिप्रेजेंट करेंगे अभी सरफेस एरिया सिग्मा से, तो सारी टर्म्स इकट्ठी लिख दी। अब हमने कहा कि ये तो आर्बिट्रेरी है, डी टो तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ये पूरे फुटबॉल में कहीं भी ले लेंगे छोटा सा टुकड़ा, तो ये जीरो तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इंटीग्रेंड को जीरो होना पड़ेगा। ये जीरो हो गया तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये हमारी इक्वेशन है, डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आइसोट्रोपिक मीडिया। यहाँ तक हो गया काम। क्या आई है इक्वेशन, इक्वेशन आई है टी आई जे कॉमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू रो यू आई डबल डॉट। अब हम कहते हैं जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं टी आई जे, वो क्या होते हैं, टी आई जे होते हैं लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे।
थीटा क्या है, यू के कॉमा के, और ये आई जे स्ट्रेन है, ये हमें पता है। अब हमने टी आई जे लिखा, टी आई जे कॉमा जे निकाला, टी आई जे कॉमा जे को नंबर 3 बनी, पुट कर दिया वहां पर। हमारी इक्वेशन थी ऐसे, टी आई जे कॉमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू रो यू आई डबल डॉट। देखो ये चीज ऐसे कैसे है, एफ आई ऐसे कैसे है, ये टी आई जे कॉमा जे से आया है सारा। आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है डेल स्क्वायर में, मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, पिछला काम हो चुका है, तो देखते हैं बाकी। हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि ये जो कैपिटल थीटा है, इसको करली बाय करली एक्स आई कह दिया ना, यू के कॉमा के आई है, इसको यू के कॉमा के का आई एस डेरिवेटिव अगर कहती हूँ तो नीचे तो करली बाय करली एक्स आई हो गया, और ये थीटा होता था, बड़ा थीटा, इसको ग्रेडियंट कहते हैं, और ये डेल स्क्वायर हो गया, और ये थीटा को डाइवर्जेंस यू आई कहते हैं। कैसे, थीटा को देखो, थीटा आपका होता है यू आई कॉमा आई, इसका मतलब क्या है, करली बटा करली एक्स वन यू वन, करली बटा करली एक्स टू यू टू, करली बटा करली एक्स टू यू टू, करली बटा करली एक्स थ्री, करली बटा करली एक्स थ्री यू थ्री। यही होता है ना, तो ग्रेडियंट भी यही होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी यही है, ग्रेडियंट, और ये तो ये इक्वेशन शो करती है, दिस इक्वेशन शोज मोशन ऑफ पार्टिकल। ये भी एक तरीका है, और ये भी, ये वेक्टर नोटेशन है, ये सिंपल नोटेशन है, जो ये ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में आ रही है, ग्रेडियंट और डेल स्क्वायर में, ये वेक्टर नोटेशन है, वेक्टर्स में पढ़ते हैं हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, ठीक है, ये सिंपली है। तो ये आपके पास आ गई है, दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। अभी हमारे पास आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे इसके स्पेशल केसेस। वैसे तो हम कर सकते थे, कुछ भी नहीं है, दो स्पेशल केस छोटे छोटे से हैं, फिर कल उससे आगे करेंगे। फर्स्ट स्पेशल केस है इक्वी वॉल्यूमिनल, मतलब अगर वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम बदल ही नहीं रहा, मान लो अगर वॉल्यूम नहीं बदल रहा तो वॉल्यूम में बदलाव जीरो है, इसका मतलब ये जो थीटा है जीरो हो गया, और बड़ा थीटा यानी डाइवर्जेंस जीरो हो गई, डाइवर्जेंस जीरो होगी तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ये बन गई, डाइवर्जेंस वाला हिस्सा खत्म, तो डेल स्क्वायर यू आई जो है वो ये बन गया। तो यहाँ से हम ये इस रूप में निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 1/√μ बाय रो का होल स्क्वायर, और करली 2ui बाय करली टी स्क्वायर। ये हमारी ना एक वेव की तरीका होता है लिखने का, उसमें नीचे जो है ये वेलोसिटी होती है, ये हम वेव इक्वेशन का रूप है, वेव इक्वेशन लिखी ऐसी जाती है, पूरे इस यूनिट में आप यही काम करोगे। वेव इक्वेशन में एक तरफ तो डेल स्क्वायर होता है यूआई यानी डिस्प्लेसमेंट का, और दूसरी तरफ 1/वेलोसिटी स्क्वायर, और ये चीज। तो ये सेकेंडरी वेव है, तो ठीक है, कल करेंगे इससे आगे। अभी हम